शाम धीरे धीरे ढल रही है। खिड़की के पास तैरते बादलों की परछाइयां और हल्की हवा में फड़फड़ाते पर्दे कमरे में एक अजीब सा खालीपन फैला रहे थे। मैं रसोई घर में एक कप चाय गर्म कर रहा था। तभी फोन बज उठा। नाम स्क्रीन पर दिखाई दिया, पति जान। मैंने जल्दी से फोन उठाया। सुनो, माँ की सर्जरी में थोड़ी देर हो गई है। मुझे आज रात अस्पताल में ही रहना होगा। मैं घर वापस नहीं जा सकता। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। डरो मत, देवराज घर पर है। मैं कुछ देर तक चुप रहा। डरने की कोई बात नहीं थी। हो सकता है, लेकिन इस घर में अकेले रहना मेरी आदत नहीं है। मैं आमतौर पर अपनी माँ के साथ रहती हूँ या मेरे पति मेरे साथ रहते हैं। तभी मैं रात को चैन से सो पाऊंगा। ठीक है, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, मैंने कहा। जैसे ही मैंने फोन रखा, मेरे सीने में एक अजीब सा खालीपन पैदा हो गया। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने सोचा, कुछ तो हुआ है। देवराज मेरे पति का छोटा भाई है। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन थोड़ा अंतर्मुखी है। मैंने सिर घुमाकर कहा, नहीं भाई, तुम्हारे दादाजी आज वापस नहीं आएंगे। मेरी माँ को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में रहना पड़ेगा। वह कुछ देर चुप रहा और फिर हल्के से बोला, तो फिर आज रात हम दोनों ही हैं। उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन एक क्षण में ही घर में एक अलग तरह का सन्नाटा छा गया। मैं जानता हूँ कि देवराज कभी भी मेरे प्रति कोई अपमानजनक बात नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह एक अलग रात होने वाली है। घड़ी ने 8 बजाए। रात तेजी से नजदीक आ रही थी और मेरे सीने के अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चाय ठंडी हो गई है, लेकिन मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। आज घर में सब कुछ शांत लग रहा है। देवराज डाइनिंग टेबल के एक कोने में बैठा अपना फोन टैप कर रहा था। मैं कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। आज उसका चेहरा कुछ अलग दिख रहा था, परिचित होते हुए भी अलग। शांत, लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ। अचानक उसने अपनी आंखें उठाई और मेरी ओर देखा और बोला, भाभी जी, क्या आप डर गई हैं? मैं एक क्षण के लिए रुक गया। नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि अगर आज तुम घर पर नहीं होते तो मैं क्या करता। देवताओं के राजा को राहत मिली। दरअसल मैं स्वयं इस मौन से कुछ हद तक अपरिचित हूँ। ऐसी बहुत कम रातें होती हैं जब आसपास का वातावरण इतना शांत होता है। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। आज सचमुच सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, हम दोनों ही थोड़े अकेले हैं। मैंने कहा, चलो कुछ पकाते हैं। अगर हम साथ में खाएंगे तो शायद यह थोड़ा ज्यादा स्वाभाविक लगेगा। कुश ने सिर हिलाया और रसोई घर में प्रवेश किया। मैंने दाल और चावल चूल्हे पर रख दिया। देवराज मेरे बगल में खड़ा था। अचानक वह बोला, भाभी जी, आप जानती हैं कि जब आप चुप रहती हैं तो यह समझना मुश्किल होता है कि आप क्या सोच रही हैं। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, सभी लड़कियां जब शांत रहती हैं तो रहस्यमयी नहीं लगती। वह हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग गहराई थी। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे। हम लोग साथ मिलकर खाना बना रहे थे, लेकिन माहौल पूरी तरह शांत नहीं था। अंदर बहुत सी चीजें हिलती हुई लग रही थी। जब खाना तैयार हुआ तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने कहा, चलो खाना खाते हैं, फिर हम बैठकर थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। खुदेवराज ने कहा, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था। शायद आज मौका है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या यह रात सिर्फ खामोश होगी या फिर शब्दों से भरा आसमान भी खुल जाएगा। आज रात को हमने खाना पीना लगभग आधे घंटे तक किया। हम दोनों बरामदे में बैठे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां फुसफुसा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर का वातावरण शांत होने के बावजूद हमारे अंदर झेन ध्वनि की लहर चल रही हो। देवराज पहले तो चुप रहा,
फिर अचानक बोला, भाभी, क्या तुम सोचती हो कि जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है वे भी कभी सच्चे रिश्तेदार बन सकते हैं? यह प्रश्न आसान नहीं था। मैं एक क्षण रुका और कहा, शायद ऐसा हो सकता है। शायद रिश्तेदारी सिर्फ खून में ही नहीं बल्कि आस्था या स्मृति में भी होती है। वह फिर चुप हो गया। मैं महसूस कर सकता था कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है, लेकिन वह शब्द नहीं खोज पा रहा था। मैंने उनसे विषय को हल्का करने के लिए कहा, आप बचपन में कैसे थे? क्या आप शांत हैं या जिद्दी? वो हंसा। मैं पूरी तरह से जिद्दी था। अम्मा कहती थी कि यह लड़का एक दिन पेड़ की चोटी पर बैठेगा। मैं हंसा। और अब इस पर गौर करें। सुंदर लड़का शांत भाव से बोला, लोग समय के साथ बदल जाते हैं भाभी जी। अगर आपको अपने जैसा कोई नहीं मिले तो आप बदल नहीं सकती। आप खुद बदल गई हैं। हमारे घर आने के बाद मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या मैं बदल गया? आपकी विनम्रता, आपकी गंभीरता और आपकी आंतरिक शक्ति के बिना मेरे माता पिता या दादा दादी में से कोई भी इतना दृढ़ नहीं रह पाता। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। देवराज ने पहले कभी ऐसी बात नहीं कही थी। उन्होंने फिर कहा, आप जानते हैं, कभी कभी मैं आपको देखता हूँ और सोचता हूँ कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं। मैं हमेशा कहता था कि शायद बाहर से ऐसा ही लगता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ है। बस कुछ मत बोलो। और वह चुप हो गया। दोनों के चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन यह असुविधाजनक नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण विचारों से भरा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता, कुछ लोग चाहकर भी करीब नहीं आ पाते? फिर कुछ लोग हमारे दिल में बहुत गहराई से उतर जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। और मुझे जवाब मिल गया। दोपहर के करीब 1:30 बजे थे। आज रात देवराज और मैं बालकनी में बैठे थे। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी और कभी कभी तो नुकीले घोड़े की आवाज और भी स्पष्ट सुनी जा सकती थी। भाभी जी, क्या मुझे कुछ चाय मिल सकती है? आप जादुई चाय बनाते हैं। देवताओं का राजा प्रकाश है। हंसी में मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाय? इस रात? लेकिन यह ठीक है। इस कहानी के बीच में एक कप चाय कहानी को आगे बढ़ाती है। मैंने चूल्हे पर पानी रखा। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। एक दिन मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाऊंगा। आज शुरू करें। दूध डालो। हम दोनों एक अजीब तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे हम वर्षों से साथ मिलकर चाय बना रहे हों। मैंने चाय बनाई और बालकनी में वापस आ गई। भाभी जी, मैंने हमेशा सोचा था कि आप एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं। आपके चेहरे पर हमेशा एक खामोशी का भाव रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप में और भी कुछ है। मैंने कहा कि लोग किताबों की तरह होते हैं। आप किसी के बाहरी रूप को देखकर उसकी आंतरिक कहानी नहीं समझ सकते। आप भी ऐसे नहीं हैं। देवराज कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, हाँ, शायद मैं भी एक बंद किताब हूँ। शायद आज वो उसे थोड़ा थोड़ा करके खोल रहा है। हम दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे। उस शांत समय में एक तरह का भरोसा बन रहा था। लेकिन अचानक मैंने कहा, क्या तुम कभी अकेला महसूस करते हो? देवराज हल्के से मुस्कुराया। मैं पहले भी ऐसा करता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही। मेरी आंखों में थोड़ा आंसू आ गया, लेकिन मैं चुप रहा। कभी कभी एक अजनबी मेरे दिल में सबसे जाना पहचाना पनाह बन जाता है। रात के करीब 11 बजे थे। हम दोनों बालकनी से लौट रहे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। अरे, बिजली चली गई। देवराज ने तुरंत फोन की टॉर्च जलाई और कहा, चिंता मत करो भाभी जी, रसोई की दराज में एक मोमबत्ती है। मैं उसे लेकर आता हूँ।
मैं अंधेरे में वहीं खड़ा रहा। कभी कभी जब मैं अंधेरे में खड़ा होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर के शब्द मेरे कानों में फुसफुसा रहे हैं। देवराज ने मोमबत्ती जलाई। एलईडी लाइट में उसका चेहरा अधिक गंभीर और गहरा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि यह प्रकाश सब कुछ अलग क्यों बना देता है, मैंने कहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते हैं, जब रोशनी कम हो जाती है तो लोग बहुत सारी सच्चाई बता सकते हैं। मैं चुप हो गया। हम दोनों लिविंग रूम में मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे। बाहर हल्की हवा चल रही है और कहीं कोई रात्रि पक्षी बोल रहा है। मैंने कहा, अपनी भावनाएं कभी किसी को मत बताना। मेरा मतलब है, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। देवराज ने अपना सिर थोड़ा नीचे करते हुए कहा, हर कोई नहीं समझता भाभी। अगर कोई समझता है तो वह नहीं कह सकता है, मैंने हल्के स्वर में कहा। और अगर कोई समझ जाता था लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था तो वह कुछ देर तक बस मुझे देखता रहता था। तो फिर आपको इंतजार करना होगा। कब प्रकाश चमकेगा और सच बोलने का साहस कब जागेगा। ठीक उसी समय हमारे बीच मोमबत्ती की एक छोटी सी लौ टिमटिमा रही थी और हमारी आंखों में एक प्रकार का विश्वास था। शब्द तो नहीं थे लेकिन भावना गहरी थी, पवित्र। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, फिर भी हमारे मन में एक आश्रय बन रहा था। यह कोई अनुचित इशारा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ सहानुभूति और समझ पर आधारित एक बंधन है। भोर का प्रथमालो ठीक उसी समय टूटा जब पूरा कमरा शांत था। बाहर पक्षी चहचहा रहे थे और घर के पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे। एक बार हम दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी शांति थी। घड़ी 4 बजा रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी कुछ नया दिखाने आई हो। देवराज हमारे बगल में बैठा था। मंद रोशनी में उसके चेहरे की रेखाएं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के कोनों में थकान की झलक थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ कहने के लिए तैयार लग रहा था। हमने भोर की रोशनी को स्पष्ट होने के लिए कुछ क्षण का समय लिया। संपूर्ण वातावरण स्वच्छ है, भाभी जी पहले बोली। जब प्रकाश आता है तो अंधकार सब कुछ पूरी तरह से मिटा नहीं देता, लेकिन वह प्रकाश अभी भी जीवन को नया बना देता है। मैं चुपचाप देखता रहा। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था मानो वे इस समय अपनी आंतरिक भावनाओं को साझा कर रहे हों। मैं जानता हूं कि आज की रात थोड़ी असहज थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस असहजता के बीच कुछ नया रचा जा रहा है। शायद अनजाने में, शायद समय आने पर उन्होंने यह बात फिर कही। यह सुनकर मैं थोड़ा सोचने लगा। हाँ, यह सच है। रात का सन्नाटा, बिजली जाने का क्षण, उस मोमबत्ती की रोशनी, सब कुछ मानो एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर मुझे पता था कि हमारे रिश्ते में किसी अनजानी चीज की तलाश ऐसे ही सामने नहीं आएगी। क्या सोच रहे हो देवराज? मैं थोड़ा छुपकर उसकी ओर देखने लगा। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्या हमें हमेशा कुछ नया शुरू करना चाहिए या कुछ रिश्तों की गहराई को परखना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। कई बार शब्द भावनाओं की गति को नहीं पकड़ पाते और कुछ बातें तो कभी भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों की खूबसूरती खराब हो जाती है। तुम इतनी गहराई से क्यों सोच रहे हो? मैंने तो बस इतना ही कहा, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने दो, अपना समय लो। समय के साथ सब कुछ निर्भर हो जाएगा। कुशे एक क्षण चुप रही, सिर झुका लिया, फिर शांत स्वर में बोली, हाँ, समय सब कुछ तय करेगा। लेकिन इस रात, इस रोशनी में, सही समय पर, मुझे लगा कि मेरे कुछ शब्द मेरे दिमाग में बस गए हैं। यह सुनकर मुझे लगा कि शायद वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कुछ न कहना ही बेहतर था। यह एक तरह से सही समय का एहसास था। वहां कोई दबाव नहीं था, कोई कमजोरी नहीं थी, सिर्फ शांति थी, सिर्फ निर्भरता थी।
हम कुछ देर तक चुप रहे और उसके चेहरे को देखते रहे। पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते समय के साथ सचमुच गहरे हो जाते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती एक अदृश्य अंतराल में निहित होती है। यह उबलता है। भोर का प्रकाश पूरी तरह से उभर आया था। बाहर आसमान में सूरज उगने से पहले ही पूरा वातावरण एक तरह की शांति में डूब गया था। देवराज और मैं एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि इस रात की भावनाओं ने अब तक हम दोनों के बीच एक अलग तरह की गहराई पैदा कर दी है। लेकिन यह भावना अस्थिर या अप्रासंगिक नहीं हो सकती। यह एक आदर्श बंधन है, एक प्रकार की समझ है। अचानक देवराज का फोन बजा। क्षण भर के लिए हमारा ध्यान भटक गया। देवराज ने फोन उठाया और नीली और काली स्क्रीन को घूरने लगा। फोन की ओर देखते ही उसके चेहरे पर एक प्रकार की बेचैनी स्पष्ट दिखाई देने लगी। मेरे पति मुझे इस समय फोन कर सकते हैं, मैंने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी। देवराज ने फोन कान पर लगाया। नमस्कार भाई। कुछ देर की खामोशी और कुछ शब्दों के बाद उन्होंने फोन रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोले, भाभी जी, आपके पति का फोन आया है, वह आज अपनी माँ के साथ घर लौट रहा है। एक क्षण में कौन आ जाएगा? फिर एक क्षण का मौन छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया हो। तो चलिए आज रात के बारे में बात करते हैं। मैंने बात करना बंद कर दिया। मुझे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। देवराज को थोड़ा असहज महसूस हुआ। यह हमारे लिए एक अलग समय था, भाभी जी। लेकिन आप जानते हैं, हर रिश्ता कई मायनों में अलग हो सकता है। आपके पति अब हमारे लायक नहीं रहे। हमने आज रात थोड़ा अधिक समय बिताया, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई गलतफहमी नहीं हुई। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। हाँ, सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस एक पल में रिश्ते की खुली समझ नहीं टूटी और कोई असहजता पैदा नहीं हुई। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हाँ, कभी कभी समय अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। तखु देवराज ने सिर हिलाकर कहा, मेरे पति आ रहे हैं। वह सही था। समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन आज रात की भावनाएं स्मृति में बनी रहेंगी। हम जानते हैं, लेकिन यह हमारे भीतर ही रहेगा। हम दोनों खड़े हो गए। मुझे हवा में हल्की ठंडक महसूस हुई। देवराज मंद मंद मुस्कुराए और मुझे पता चला कि कभी कभी कुछ भावनाएं ऐसी ही होती हैं। यह केवल समय की बात थी। इसके बाद कमरा अनगिनत रोशनियों से भर गया। बाहर सूरज उग चुका था और दुनिया फिर से पहले की तरह घूमने लगी थी। लेकिन रात में जो शांति और रिश्ते का एहसास पैदा हुआ था, उसने हमारे बीच एक नया नजरिया पैदा कर दिया था, जहां शालीनता, सम्मान और समझ थी। मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। मैं अचानक चौंक गया। मुझे पता था कि इस बार मेरे पति और सास वापस आ रहे हैं। देवराज भी चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक प्रकार की खामोशी थी, मानो कुछ अनकहा रह गया हो जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इतनी असहजता क्यों? मैंने देवराज की ओर देखा और पूछा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, कुछ नहीं। और सब ठीक है ना? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पति मेरी सास के साथ आकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर थकान झलक रही है, लेकिन उनके चेहरे पर एक सहजता थी, जितना संभव हो सके उतना शांत, जितना संभव हो सके उतना स्वाभाविक। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप ऐसी प्रेम कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और अपना बेल आइकन चालू रखें ताकि आप नए वीडियो अपलोड होते ही उन्हें देख सकें।